नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से जुड़ी हुई खबर है। तो 5 तारीख को उनका इंतजार हो रहा था, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर को जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इसी दिन हरिद्वार के शांति कुंज जाएंगे। शांति कुंज में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 4 दिसंबर को ही ऋषिकेश में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर से देहरादून का दौरा है, जो पहले की ही तरह तय रहेगा, यानी कि जेपी नड्डा का दौरा एक दिन पहले शुरू हो रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने या संगठन ने जो कार्यक्रम तैयार किए हैं उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो एक दिन पहले आ रही है उसमें शांति कुंज जाकर साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ये बदलाव हुआ है और जेपी नड्डा के दौरे से पहले खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, तो वो जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, दौरे में बदलाव तो नहीं, एक दिन का पहला का ये दौरा है जहां 4 दिसंबर को पहुंचेंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून में हैं, बीजेपी ऑफिस में भी गए हैं और वहां बैठक ली है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और महामंत्री इसमें मौजूद रहे और साथ में विधायक खजानदास, गणेश जोशी, सहदेव पुंडीर, हरवंश कपूर और धन सिंह रावत भी थे। इससे पहले प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मुख्यमंत्री से मिलने सीएम हाउस गए थे और वहां मुख्यमंत्री से भी इन्होंने मुलाकात की थी। तो बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम राज्य के नेताओं से मिलने के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि एक बार फिर से बीजेपी को ही सत्ता दिलानी है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि ये बार बार ये बात हो रही थी कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने सरकार की और संगठन की तारीफ करते हुए कहा है कि तालमेल काफी अच्छा रहा है और कोरोना काल में भी बीजेपी ने बेहतर कार्य किया और 165 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो बहुत सारी तारीफों के पुल यहाँ पर बांधे गए हैं और आज ही जो कार्यक्रम है उनका, उसमें जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों का जायजा लेना भी शामिल है। तो फिलहाल अब एक दिन पहले जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं, हालांकि 4 दिसंबर को शांति कुंज जाकर वहां साधु संतों से मुलाकात करने वाले हैं। तो 22 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो सत्ता में है, क्योंकि अपने काम को यहाँ पर जनता के बीच में ले जाकर उसी के आधार पर वोट मांगने होते हैं। तो ऐसे में प्रदेश प्रभारी पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और राज्य की जनता भी इस बात को मान रही है। अगर आप प्रभारी को देखें या सह प्रभारी को देखें तो दरअसल बहुत सारे समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से की गई है। तो पहली महिला सह प्रभारी है रेखा वर्मा, जो यहाँ पहुंची हैं और उत्तराखंड में महिलाओं की क्या भूमिका है, कितनी निर्णायक महिलाएं रहती हैं, हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला वोटरों को साधने की कोशिश भी की गई है। वहीं दुष्यंत गौतम के जरिए भी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो एक बड़ी चुनौती होगी और बड़ी जिम्मेदारी होगी दुष्यंत गौतम पर। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अभी प्रवास पे भी आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है लोगों को जीवन स्तर बढ़ाने का और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, वो सब मिलाकर हमें जीत की ओर लेके जाएंगे। सर, साल भर बाद आप चुनाव में जाने वाले हैं। 57 सीटों का एक बेंचमार्क बड़ा चैलेंजिंग होगा। आपका क्या रोड मैप? हम 57 नहीं, हम 60 जीतेंगे। रोड मैप आपको मालूम पड़ रहा है, अभी हम बिहार से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। सारे 22 इलेक्शनों में हम 67% सीटों को जीत कर आए हैं। हमारा स्ट्राइक रेट है और कांग्रेस जो हमारे मुकाबले पे यहाँ पे आपको कहते हो हमारे मुकाबले पे है, उसका स्ट्राइक रेट 15-20% है खाली। किस दम पर जाने वाले हैं आप देखिएगा ना। आप लगातार आप सुन रहे हैं क्या कहा उन्होंने कि राहुल गांधी अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये उनके मनमुटाव दिखाई देते हैं, उनको दिखाई देता है। ये हमारा, हम नहीं कह रहे। आपने देखा राहुल गांधी के, राजीव गांधी के समय पे वो कहते थे कि 1 रुपया भेजते 15 पैसे जाते हैं। ये 85 पैसे खाने वाले लोग हैं सारे सारे। इनको मलाई दिखाई दे रही है, इनको योजनाएं दिखाई दे रही है, ये तड़फ रहे हैं। क्यों तड़फ रहे हैं? इसका कारण है पूरा का पूरा, हमने 2 करोड़ गैस के कनेक्शन लोकल अपने बोगस पकड़े हैं। वो कमाई खाते थे ये लोग। मनरेगा के 5 करोड़ कार्ड गरीबों की खून पसीनी कमाई को खाते थे ये लोग।
सर ये तो केंद्रीय योजनाएं होगी, वो टॉपिक्स क्या होंगे, वो मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर आप 2022 में जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि ठीक है आपने माना कि विपक्ष नहीं है, लेकिन 57 सीटों का एक बड़ा टारगेट आपके पास है, क्या मुद्दे रहेंगे? 57 का नहीं, उससे ज़्यादा का है। और सारे के सारे मुद्दे अभी हमारी कमेटी बैठेगी, वो डिस्कस करेगी। हर एक विधानसभा के अलग अलग मुद्दे होंगे और वहाँ पे अलग अलग चर्चा होंगी और पूरा प्रांत का भी मैनिफेस्टो लागू होगा। हरीश रावत की बात आपने की, हरीश रावत भी पंजाब के प्रभारी हैं, आप भी वहाँ के प्रभारी हैं। किसान आंदोलन बड़े चरम पे है, क्या कुछ कहेंगे? ये सब राजनीतिक प्रेरित है। किसानों की बात हमसे ज़्यादा कोई नहीं सुन सकता। हमने 6,000 रुपये किसानों को दिए, हमने नीम कोटेड यूरिया दिया। इनके कम समय में यूरिया ब्लैक में हुआ करता था, यूरिया नहीं मिलता था। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है आज भी लोग यूरिया के लिए तड़प रहे हैं। किसानों के सबसे ज़्यादा हितैषी आज पंजाब वाले जो कर रहे हैं। हमने अपने MSP पर सबसे ज़्यादा रेटों पे माल खरीदा है, पहले से ज़्यादा हमने उपज खरीदी है। ये खाली वो लोगों को देखेगा, नई नई कारों के अंदर आ रहे हैं, नई नई गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं और नए नए कपड़े पहन दिखाई देते हैं। वो किसान दिखाई देते हैं क्या? वहाँ पर पाकिस्तान विरोधी नारे, पाकिस्तान के नारे, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहाँ खालिस्तान समर्थकों के नारे लगते हैं। ये हाईजैक हो गया है। ये किसानों को बेचारों को कुछ लेना देना नहीं है। एक उग्रवादी जो राष्ट्रीय विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया इसको। तो आपने दुष्यंत कुमार गौतम, आपने प्रदेश के मुद्दों पर अपनी बात रखी, राष्ट्रीय मुद्दों पर आपने बात रखी। प्रदेश में प्रभारी का कहना है कि हम 60 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसको 2022 में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि पूरे प्रदेश में किसान हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब में आंदोलन क्यों है, ये सोचना और समझना चाहिए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। सुनील और प्रभात ही इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। तो सुनील, पूरी तरीके से अपना खाका तैयार करके यहाँ पर पहुंचे दुष्यंत गौतम। आप एक सवाल पूछिए तो वो 10 आरोप कांग्रेस के गिना देते हैं। पूरी तैयारी में है फिलहाल। तो उनका ये जो भी दौरा उत्तराखंड का है, तो उसमें लग रहा है कि 22 के लिए एक अच्छा खासा मैदान या अच्छा खासा मंच तैयार करके जा रहे हैं। बिल्कुल, दुष्यंत कुमार गौतम बड़े जोश में हैं। अभी उन्होंने कुछ देर पहले पीसी समाप्त की। पीसी में उनका कहना था कि जिस तरह से लोगों ने उत्तराखंड में स्वागत किया, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर संगठन और सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य देखा, उन्होंने कहा कि ये अभूतपूर्व था और इसका परिणाम 2022 के चुनाव में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि यहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी 57 के बेंचमार्क को पार कर पूरे 60 सीटें जीतकर एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। जी बिल्कुल, तो एक स्टार्ट बहुत अच्छा देने की कोशिश है। इसके अलावा सुनील, कुछ बदलाव हुए हैं। जो कार्यक्रम था जेपी नड्डा का, उनको 5 को आना था लेकिन अब 4 को आ रहे हैं। तो क्या उनका असर जो अभी तक तयशुदा कार्यक्रम थे बीजेपी के, उन पर कुछ पड़ेगा या वो कार्यक्रम पूर्ववत ही रहेंगे? देखिए, कार्यक्रम तो पूर्ववत रहेंगे, लेकिन पहले 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा था, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को। अब एक दिन पहले नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं। अभी खुद दुष्यंत कुमार गौतम ने इसकी जानकारी दी कि नड्डा सबसे पहले उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वो देवभूमि से अपने दौरे की शुरुआत करना चाह रहे थे और इसीलिए वो सबसे पहले 4 दिसंबर को जौलीग्रांट पहुंचकर सीधे हरिद्वार जाएंगे। वहां पर शांति कुंज में साधु संतों से मुलाकात करेंगे, शंकराचार्य से मुलाकात करेंगे। रात्रि विश्राम उनका फिर ऋषिकेश में होगा और इसके बाद 5 दिसंबर के को जो कार्यक्रम पूर्ववत थे देहरादून आने के, वो 5 दिसंबर को देहरादून आएंगे और इस दौरान खास तौर पर 15 स्थानों पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून जहां नड्डा रुकेंगे बीजापुर गेस्ट हाउस में, करीब 15 स्थानों पर स्वागत होगा और इन स्वागत स्थलों पर भी अलग अलग थीम दी गई है। जौलीग्रांट में योगा की थीम दी गई है। जब स्वागत होगा तो लोग वहां पर बहुत सारे लोग योगा करते हुए उनको नजर आएंगे। तो जो एंडिंग पॉइंट है बीजापुर गेस्ट हाउस, यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड की थीम रखी गई है। तो यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड की थीम के साथ कुछ नुक्कड़ नाटक भी होंगे, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ पूरे चारों धामों की जो महिमा है उसका बखान किया जाएगा। तो इस तरह से पूरे दौरे को एक भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है और पार्टी का कहना है कि वो चाहते हैं कि ये दौरा ऐतिहासिक हो और खासकर इसका इतना प्रचार प्रसार हो कि आम जनता भी सीधे तौर पर नड्डा से कनेक्ट हो सके। बिल्कुल, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो उसका तो इंतजार रहेगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी हैं वो सही तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि जोश पूरा भर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।
तो राज्यवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। डोबरा चांठी और जानकी पुल के बाद सूर्यधार झील का उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की देहरादून वासियों को ये सौगात है। देहरादून के पास सूर्यधार में झील बनकर तैयार हो गई है और एक और इसकी विशेषता यह है कि तय समय से पहले बनकर तैयार हुई है। उसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री करेंगे। तो कुछ ऐसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो ऐसी योजनाएं हैं जिसको वाकई में मुख्यमंत्री भी पर्सनली काफी इंटरेस्ट लेते हैं और उसको समय पे पूरा करना चाहते हैं, तो ये परियोजना उनमें से एक है। और इस झील से जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए सिंचाई का पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। तो लगभग 18 गांव इस पानी से अपने खेतों को सींच सकेंगे, तो 19 गांवों को पीने का पानी मिलेगा जो पूरी तरह से ग्रेविटी आधारित होगी। 2017 में मुख्यमंत्री ने झील बनाने की घोषणा की थी और कई बार खुद कामकाज देखने भी गए थे कि क्या सही तरीके से काम हो रहा है। तो इसका असर है कि रिकॉर्ड समय में यानी कि तय समय से पहले ही बनकर झील तैयार हो गई है। तो जिस झील को अब आप देख रहे थे अभी, जिसके बाद अब लोगों की यहाँ पर जिंदगी बदल जाएगी, तो डोईवाला विधानसभा के एक बड़े क्षेत्र पेयजल, सिंचाई और पर्यटन के क्षेत्र में सीधा फायदा इससे मिलेगा। तो क्या क्या संभावना इस झील के बनने के बाद यहाँ पर बनती हैं, वो हमारे सहयोगी आशीष डोभाल आपको विस्तार से बता रहे हैं। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार डैम बनकर तैयार हो चुका है। आज इसका लोकार्पण होना है। इससे 20 से अधिक गांव को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। ये जो डैम है, इससे पर्यटन, सिंचाई और पेयजल की जो सुविधाएं, जो गांव का जो पलायन हो रहा था, उस पर भी रोक लगेगी। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनको सीधा फायदा होगा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो हैं इस डैम को देखने और इसको महसूस करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सिंचाई की जो सुविधाएं थी वो यहाँ पर बहुत जरूरी थी। पेयजल की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो उन्होंने इतने बड़ी परियोजना हमारे इस रानी पोखरी न्याय पंचायत को दी है, जिससे कम से कम 20 गांव और कुछ नगर पालिका के एरिया जिसमें पानी की जो पेयजल की समस्या थी, सिंचाई की समस्या थी, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पर्यटन को कितना फायदा देगा? पर्यटन को बहुत फायदा मिलेगा। अभी जो हमारे यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे होटल भी खुले हैं और कुछ कॉटेज खुल रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे झील लगेगी। आसपास के तमाम लोग यहाँ पर पर्यटन का आनंद उठाएंगे। इसके लिए हम सीएम साहब का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन के साथ साथ रोजगार, सिंचाई और पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ आशीष डोभाल, सूर्यधार गाँव। चले आगे बढ़ते हैं। और कोरोना को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि जो साप्ताहिक की बंदी है और जो बाकी नियम है उसका सख्ती से पालन होगा। तो राजधानी के बाजार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैसे बाजार में अमूमन दुकानें तो बंद हैं, और लेकिन उसके बावजूद लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन में जो छूट प्रशासन की तरफ से व्यापारियों को दी गई थी, वो फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद भी लोगों ने जारी रखी है। तो बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, तो प्रशासन ने फिर ये बाजार बंदी को कड़ाई से पालन करवाने के आदेश दिए हैं। देहरादून में रविवार को बाजार बंदी को सख्ती से पालन करवाया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम एक तरफ जहां मुस्तैद नजर आ रही है। पलटन बाजार में हम मौजूद, जहां पर दुकानें बंद है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और इन पर साफ तौर पर नजर रखने के लिए डीएम ने निर्देश दिए थे सभी एडीएम्स को, पुलिस प्रशासन को, कि इन पर साफ तौर पर नजर रखी जा सके, सख्ताई से पालन इन लोगों का करवाया जाए। इस पर खास तौर पर यहाँ पर ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो बाजार तो बंद है, लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। कोरोना का खतरा अब भी नहीं थमा है और लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिर्फ जरूरी सेवाओं को खोलने की ही रविवार को परमिशन दी गई है। उसके बावजूद लोग जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल लेगी के साथ भारती सिकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। कोटद्वार में NH 534 पर हुए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम सख्त है और निगम प्रशासन ने व्यापारियों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण तोड़ने की चेतावनी दी है। कोटद्वार शहर के अंदर से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लालबत्ती चौराहे से लेकर हॉस्पिटल तक 150 से ज्यादा ऐसे निर्माण चिन्हित किए गए हैं जो अवैध तरीके से बने हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निगम की ओर से ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। नगर आयुक्त का कहना है कि NH प्रशासन के साथ मिलकर दोबारा से चिन्हीकरण का काम किया जाएगा। हाँ, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 3 दिन का हम लोगों ने उनको समय दिया है, और उस समय अवधि के भीतर हम जैसे पहले जो हमारा डिमार्केशन हुआ था, उस डिमार्केशन में अगर कुछ पेंट के निशान मिट गए होंगे या कोई डिमार्केशन पहले से थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गया होगा, तो उसको हम दोबारा से करवाएंगे, दोबारा से पेंट के निशान लगवाएंगे
और उसके बाद जो है जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। अगर उत्तराखंड के बड़े मुद्दों की बात करें तो पलायन और बेरोजगारी इसके बड़े मुद्दे हैं जो 20-21 साल में भी हल नहीं हुए। तो ऐसे में आपको चीन के तलहटी में बसे नाबी गांव में ले चलते हैं। देखिए जरा खुद की सोच से, खुद की मेहनत से यहां के लोगों ने कैसे पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे नाबी गांव तक पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन यहां पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हिमालय की चोटियों के बीच बसा ये गांव आज कईयों को रास्ता भी दिखा रहा है। असल में इस गांव में ग्रामीणों ने 2017 में होम स्टे के जरिए रोजगार शुरू किया था और देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में यहाँ के 35 से ज्यादा परिवार होम स्टे से जुड़ गए हैं। पारंपरिक शैली में बने इन घरों में सैलानी स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। वो हमारे 2017 में हमें रोजगार के रूप में एक होम स्टे का हमें कार्य मिला था। उस कार्य को हमने करते हुए अब आज 2020 चला, हमारा चौथा साल है और इसी चौथे साल में हमने अभी तक 35-36 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है होम स्टे में। अब 35-36 परिवारों के हो चुके हैं। होम स्टे में तब्दील होने से इस गांव में सैलानियों का तो तांता लगा ही रहता है, साथ ही साथ यहाँ के हर शख्स को रोजगार भी मिला हुआ है। प्रकृति की गोद में बसे नाबी गांव में होम स्टे इस कदर फल फूल सकता है ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बीते सालों तक गर्मियों के सीजन में यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता था। ये बात अलग है कि इस साल नाबी का पर्यटन कारोबार भी कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। इस बार कोरोना के कारण अभी तक एक भी हमारे मेहमान आए नहीं, इसके कारण अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ तो हमारे गांव के कुछ लोग अभी अन्य कामों में, अभी कोई खेती बाड़ी में, कुछ और कामों के उसमें लगे हुए हैं। चीन सीमा से लगे इलाकों में सुविधाओं के अभाव में भारी तादाद में पलायन हुआ है, जिस कारण सुरक्षा की पहली पंक्ति बॉर्डर इलाकों में कम ही दिखाई देती है। लेकिन इस गांव ने एक नया रास्ता दिखाया है, जिस पर चलने से बॉर्डर के इलाके तो आबाद होंगे, साथ ही लोगों को अपने घर पर रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के नाबी गांव से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में यानी कि छोटी उम्र में ही दिख जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है और अगर ऐसा ही कोई जीनियस आपके आसपास है, आपको लगता है जिसे पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आप आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर आप बायजूस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। तो ये बायजूस, यंग जीनियस और न्यूज़ 18 की एक पहल है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर देव सेनापति भगवान कार्तिकेय के उत्तर भारत के एकमात्र मंदिर कार्तिक स्वामी में देव दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है और बीती रात से ही कार्तिक स्वामी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। तो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर इसे कहा जाता है जिसे फूलों से सजाया गया है। जागरण के लिए मंदिर में कीर्तन मंडलियां एवं संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं यहाँ पर व्रत लेकर खड़ी रहती हैं और आज पूजा अर्चना, हवन और जलाभिषेक के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। प्राचीन काल में ही चमोली रुद्रप्रयाग जिले के 362 गांव के लोग इस आयोजन में सम्मिलित होते चले आए हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।